दिस इज द 15 क्वेश्चन। बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु पी सेकेंड -1, और Q 2,5 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जबकि पी आर बराबर 5 PQ। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 3D coordinated equations or the geometry, and all the students who pay attention and look at this. I am making the live picture of this question. All of them are known. This one is x dash by y. This is called the bind. Here is I say -1, 3. This is the point, and 2, 5. Suppose this is the point. Here is -1, 3, that is the P, and this one is here 2, 5, that is the Q. Am I right? Here is given PR. PR is equal to 3/5 P। यहाँ पे कोई बिंदु R निर्देशांक R है जो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। P और Q जो मिलाने वाली रेखा है, उस मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु कोई R स्थित है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस R के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे? x, y। सब स्टूडेंट को क्या थे? यहाँ पे अनुपात नहीं दिया PR और RQ, PR और RQ, यहाँ अनुपात नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या दिया? एक संबंध दे दिया। क्या दे दिया? जो PR की वैल्यू है वो पूरी 3/5 है, तो हमें अनुपात निकालना। अनुपात को क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा AB/BC, AB अनुपात BC, तो अनुपात को कहेंगे बटे, मतलब AB/BC। इसको आपको चाहिए हमारे, आपको मैं बताना चाहता हूँ AB और BC के अनुपात को कहते हैं बटे। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं PR के बारे में बात कर रहे हैं, तो PR को कैसे करना चाहेंगे? आइए हम आपको बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, ताकि इसको कैसे करना चाहेंगे। आइए तो PQ को सबसे पहले रिप्लेस करके हमें PR/RQ चाहिए। जो दोनों हमारे रेखा के जब कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद करता है या उसमें डॉटेड किया जाता है, मार्क किया जाता है, तो बिंदु पूरी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो PQ को रिप्लेस करके PR+RQ, आपको जैसे कि ज्ञात है, चूँकि ज्ञात है PQ = PR+RQ, PR और RQ दैट इज इक्वल टू PQ। तो PQ को रिप्लेस कर दें, दैट इज अगर फर्स्ट और सेकंड है, तो दूसरे का मान पहले में रखने पर, जिसमें रखना है उसको कॉपी किए जाए। PR = 3/5 PQ, इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए जो वैल्यू होगी वह किस तरह से होगी? PR = 3/5। यहाँ पर कोष्ठक बनाकर छोटा कोष्ठक बना सकते हैं, PR+R। देखिए कैसे किया गया। अब आगे हम बढ़ेंगे। PR = 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5PQ। कैसे आएगा? जो 5 आपका डिनोमिनेटर में था, दिस इज कम फ्रॉम दिस वन, 5PQ = 3। कोष्ठक में दे सकते हैं PR+R। आगे बढ़ चलेंगे, 5PR = 3PR + 3R। Am I right? PR को एक साइड सेलेक्ट करेंगे तो बड़ी संख्या साइड है 5PR, तो आप इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो 5PR - 3PR = 3R। 5 से 3 क्या कितना बचा? 2PR = 3R। संबंध निकालना है PR/RQ या PR अनुपात RQ। इसके लिए आप बटे में लिख लेंगे, ए आपको नीचे ले लेंगे, इस संख्या को यहाँ ले लेंगे, तो PR/RQ = 3 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आएगा। दिस इज द फॉर्मूला रेशियो, मीन्स PR/RQ = 3/2, जो आपको ऊपर दिखाई दे। देखिए इस 3/2 को निकालने के लिए उसने हमें कितना चला है? ये कहते हैं सवाल को टिपिकल बना देना, कठिन बना देना, ताकि स्टूडेंट अंडरस्टूड ना हो पाए। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन उसने टिपिकल बना दिया। टिपिकल कैसे बना दिया? इस रेशियो को करके
सीधा कह सकता है कि आपकी अनुप्रस्थ रेखा को 3:2 में विभाजित करता है या 3:5, जो भी आपका आंसर देना, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया, उसने एक अनुपात लिया जो 3 था, 3/5 हिस्सा था पूरी, मतलब PR जो हिस्सा आगे वाला है वो दी गई पूरी भुजा का 3/5 है। तो हमें दोनों का अनुपात अलग अलग, इसके लिए हमने क्या किया, PQ को रिप्लेस करके हमने हल कर दिया और आंसर हमारा निकल करके आ गया। एम आई राइट? जो आपको दिखाई पड़ रहा है। R के निर्देशांक की बात करेंगे तो R के S के निर्देशांक क्या हो गया आपको पता है, M1S2 प्लस M2S1 बटे M1 प्लस M2। जो मैं बता रहा हूँ M1 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, PR 3 था, यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई PR की, यहाँ पे RQ की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपको पता है क्रॉस सेक्शन होता 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो M1 माने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस M2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, एडिंग करेंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 2 जा 6 और 56, 3 2 6, 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 बटे 3 2 5, 6 में से 2 के कितना होता है 4, ये वैल्यू आ गई। उसी तरह y बराबर क्या आएगा, M1/2 M2/1 बटे M1 प्लस M2। कोई डाउट हो तो आप बताइए। M1 क्या है आपका, सेम है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे आ जाएगा 5, 5 3 15, 3 2 6 बटे 5, जाएगा 5 21 21 बटे 5। आपका एक वैल्यू आ गई 4/5, आपके निर्देशांक कहलाएंगे 4/5, 21/5। दिस इज द आंसर ऑफ द 2। मैं जो इसमें देख रहा था कि इसमें जो क्वेश्चन के आंसर आए हैं किताब में बिल्कुल वो मैच नहीं कर रहे। माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअल क्या है कि इसके स्टडी का आंसर यही है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें इस बिंदु को यहाँ पे ले लें और लेने के बाद यहाँ पे K अनुपात 1 मानिए और मानने के बाद फिर हल करेंगे तो आप देखेंगे कि अनुपात ठीक आएंगे भी दोनों तरीके से। इसलिए बेहतर है जो यहाँ पे आंसर लिखे वही इसका स्टडी का आंसर। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एक लाइन में करके एक नए तरीके से बताता हूँ। दिया है P = 9 - 2 माइनस B A 3A + 1, -3 और B 18 - 4। देखिए AB रेखा से कहा यदि P A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड को 3 अनुपात है। यहाँ ऐसा बिंदु लो जिसको P, यहाँ जाए 3, यहाँ जाए को अनुपात में विभाजित करता है। एक बिंदु की निर्देशांक क्या है, 3A + 1, -3, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y। B के निर्देशांक क्या है, 8A, 5। स्पष्ट है। यहाँ पे हमारा A के निर्देशांक दिए आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, B के निर्देशांक ये है और आपका P के निर्देशांक क्या है, 9A - 2, -3। अब आप क्या करना है, इसको आपको याद करना है, A और B का मान निकालना है, A² + B² के मान निकालना है I। सबसे पहले हम अगर S के निर्देशांक ज्ञात करते हैं अनुपात विभाजन करने के अनुसार से, हमने इसको ग्राफ पे नहीं बनाया क्योंकि ग्राफ पे मेरी यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है। तो मैंने आपको ग्राफ पे बनाना बता भी दिया कि आप कोई भी लाइन कहीं भी डेवलप कर सकते हैं। ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस का आ जाएगा कोई चतुर्थांश में, चतुर्थांश। इसको आप लेंगे तो ये प्रथम चतुर्थांश को कोई भी लाइन डाल करके अनुमान से आप कर सकते हैं। तो रिजल्ट अन्य नंबर माने चर। वेरी गुड। अब आपका एस के निर्देशांक विभाजन एस के निर्देशांक एस के निर्देशांक क्या होंगे, एस बराबर होगा m1 x2 m2 x1 बटे m1 + m2। जैसा कि आपको बहुत पहले बता चुके, आपको ज्ञात है कि m1 के निर्देशांक कैसे होंगे। आइए एस की वैल्यू कितनी है, 9A - 2। बड़े ध्यान से चलना, m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है 8, m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई 3। चूंकि संख्या बड़ी आ गई थी तो एक संख्या में गुणा हो जाता है। अगर आप यहाँ कुछ टाइम लिखते तो 1 का गुणा
पूरा 3 हो जाता है ना कि पूरी में, ये गलत हो जाता है। आप दोनों को जोड़ देंगे m1 + m2 3 + 1 = 4 आपको ज्ञात है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप डिवाइडेड दिस, मैं एक बार मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, 9 चौके 36 से 4 दूनी 8, 8 किया 24 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3a प्लस 1 ये चीज़ होगी। अब आप हटा सकते हैं 36 से को यहाँ प्लस करके यहाँ पे दोनों का जोड़ करके इसको लाएंगे यहाँ पे और इसको पहुँचा देंगे यहाँ पे, 24 की 27, 36 एक ही साइड लाएंगे -27 से यहाँ पे बचा था 1, 8 हो जाएगा, 1 + 8 + हो जाएगा, 36 में से 27 या कितना बचा, 4 5 6 7 बचा। हमारे कोई यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। 36 से 72 8 या 24 और 1 का गुणा करेंगे 3 है, 1 × 3 3 1 कहलाएगा, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 8 यहाँ से आएगा 9 बचेगा और आपका 27 में चलेगा 4 और 7 तो 9 27 में से 4 चलेगा तो 6 और ये कहलाएगा 3 ये कहलाएगा 9 सॉरी 9 = 8 होगी, a कितना है इसमें डिवाइड आ जाएगा 9/9 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, एक ही वैल्यू हो जाएगी आपकी। देखिए बड़ा ही सवाल सेट था, इसमें कोई भी दो चर नहीं आया, इसमें एक ही चर आया, एक चर से आपने वैल्यू निकाली जो बोर्ड पर दिखाई दिया। अब हम क्या करेंगे दूसरे वैल्यू y अक्ष के लिए, y = m1/2 m2/1 m1 m1 कितना था 3 × 3 × m1 रखा है, y की वैल्यू कितनी -b, देखिए y की वैल्यू कितनी -b जो आपको दिखाई दे रही है, 3 × 5 पहला चीज, यहाँ प्लस की एडिंग करेंगे, m2 = 1 × 3 1 × -3 upon m1 × 3 all of them are adding and you get 4, 3 + 1 = 4, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4b = 5 की -3 ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चूंकि -1% ले जाना तो इसको यहाँ पे ले आएंगे या घटा के ले आएंगे या फिर सीधा सीधा कर दिए बाद में कर दिए तो b की वैल्यू भी कर सकते हैं। 15 से 13 के कितना बचा 12, सीधा -4 की वैल्यू उठा करके आप नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4 दिया, आंसर क्या है -20। देखिए आपको ए और बी का मान चाहिए तो दोनों ही मान प्राप्त हो चुके हैं। ए का मान लेकर के आ गया आपका बोर्ड पे द्वारा यहाँ पे 1 और बी का मान आ गया। अब उसमें क्या कहा a² + b², देन इसके बाद आता है a² + b² a की वैल्यू क्या थी माय स्टूडेंट 1² b की वैल्यू कितनी थी -3 की होल स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 -9 इंटर का 9 a² + b² ये आपकी वैल्यू करके आ गया जो आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रही है। आपको बहुत आसानी से सवाल आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स निर्देशांक लिए, एक्स निर्देशांक के द्वारा ए की वैल्यू निकली, फिर हमने y का विभाजन करने का ले लिया, y का विभाजन का सूत्र क्या होता, y के द्वारा वैल्यू निकली आपकी b और फिर एक कर दिया a + b का होल स्क्वायर a² + b² तो हमने कर दिया दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ देखिए 17वां सवाल है, एक्स अक्ष पर बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु ए इतना है बी इतना है तो मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समदुभाजक भी हो और लंब भी हो पर स्थित है बिंदु क्यू ए और बी के बड़ी तरह से प्रकार ले जाते हैं। ये हमारा चतुर्थांश है, आपको पता है इस चतुर्थांश में हमारे पहली बिंदु ए है -5 से 5 यहाँ पे बाई यहाँ पे ये हो गया क्या है -5 और -2। दूसरी वैल्यू कितनी है आपको 4 यहाँ पर भी 2 माइनस यहाँ पर तो ये होगा आपका b होगा -4 इस पर समझ आ गया। आप चाहें तो इस वैल्यू को नीचे भी लिख सकते -5 दोनों में वैल्यू -1 एक सी है इसलिए बिल्कुल ये समांतर होगा, एक सी सीधी ले जाएंगे। अब आपको समझ क्या कहा, मिलाने वाली रेखाखंड को लंब समद्विभाजक क्या करा,
भाजक समद्विभाजक होता है मध्य बिंदु को समद्विभाजक कहते हैं। x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, x की वैल्यू कितनी -5 प्लस 4/2 इक्वल टू -5 में से हो जाएगा -1। y की वैल्यू क्या होगा, y बराबर क्या होगा -2 प्लस -2/2 x1, मतलब जो होगा आपका, अगर आपसे सूत्र लिखना चाहते हैं तो सूत्र कुछ इस तरह से होता है, आपको जैसे पता है y1 प्लस y2/2, ये इसका सूत्र होता है, आपको ज्ञात है। y की वैल्यू क्या है -2 प्लस दूसरे y की वैल्यू क्या है -2, तो दो चिन्ह आते तब चिन्ह है कोष्ठक लगा के बटे 2 -4/2 दैट इज इक्वल टू -2। ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु है, मतलब बिंदु जो जस्ट बीच में आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा आपका -1/2 कॉमा आपका। अब यहाँ पर कोई बिंदु कहाँ पे है आपका, ये भी आपका माइनस हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ कोई बिंदु है जो x अक्ष पर लगा, मध्य बिंदु आ गया, इस मध्य बिंदु से लंब समद्विभाजक, लंब माने 90 का कोण, माने 90 का कोण बने, और वह बिंदु कहाँ पे हुआ आपका x अक्ष। तो ये बात जान लीजिए, अगर -1/2 से अगर कोई भी रेखा खींची जाएगी, आपको उत्तर पता है। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ 5 की आधी जा रही होगी, आपको ज्ञात होगा कि पूरी रेखा पर कहीं भी कोई भी बिंदु होगा वह क्या होगा -1/2 ही होगा, आपको पता। अगर वह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 0। एम आई राइट? x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हमारा कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x का तो वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, और y अक्ष पर स्थित है तो y की वैल्यू तो होगी और x की वैल्यू 0। ऐसे स्थिति में चूंकि लंब कहाँ जा रहा है, लंब किस बिंदु से जा रहा है -1/2, तो आपका बिंदु चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी आपका कोई भी बिंदु हो, उस पूरे बिंदु की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x अक्ष की -1/2। चूंकि रेखा स्थायी है तो ऐसे स्थिति में x बराबर -1/2। अब x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 -1/2। y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है। ऐसे स्थिति निर्देशांक क्या है, निर्देशांक किसके आएंगे, क्योंकि कितने आएंगे, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 0। अगर मैं कह देता कि वो आप बिंदु बताइए, मध्य बिंदु में तो स्थिति है, लंब आपका यहाँ हमेशा आपका जान लीजिए लंब ही बनेगा, क्योंकि आप पता एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जब हमारा कभी भी प्रतिच्छेद होता है, कभी भी आपका ग्राफ पे होता है, वो 90 पर पहुँच बनता है, आप ये हमेशा देखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि बिंदु है -1, हम कहते हैं कि अगर 3 पर होगा तो क्या होगा, हमेशा s की वैल्यू तो यहाँ पर बदलती रहती है, बजाय s की वैल्यू तो हमेशा ऐसी रहेगी, सॉरी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ -2, यहाँ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी इस तरह बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू हमेशा जब भी कोई रेखा x की वैल्यू हमेशा कैसे एक रहेगी और y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आप बात करेंगे, जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे q की बात करेंगे, q से लेकर यहाँ तक बात करेंगे, ये बिंदु बराबर है, एम आई राइट? मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे बिंदु मान लीजिए d के निर्देशांक मान लीजिए, निर्देशांक क्या है आपके -1/2, तब ऐसे स्थिति में AQ बराबर क्या होगा, QB। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों वाले हिस्से कैसे हैं, बराबर, लेकिन ये तीसरी वाली भैया बराबर नहीं है। ऐसे स्थिति में इस बराबर के सामने के हिस्से भी जब हम करेंगे, हल करेंगे, तो दोनों भी कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो जब बराबर आएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समद्विभाजन त्रिभुज की क्वालिटी क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज की क्वालिटी होगी समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। आपके किसी भी
कोण के समूह कोण, अगर कोण बराबर है, दोनों 90-80 कोण है, तो ऐसी स्थिति में सामने के जो कोण होंगे वो है बी बराबर होंगे। लेकिन गारंटी ये नहीं कि तीसरा वाला बराबर है, चूँकि ये दोनों अलग अलग है। ऐसी स्थिति में यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस बिंदु से इसको कर सकते हैं IQ के आधार पर चला। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता रहा था लास्ट में मैंने कृष्णावली करा दी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, जिस टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं वो क्या है, त्रिभुज। लास्ट टॉपिक है त्रिभुज। 3 बिंदु होते हैं जो एक रेखा में ना हो, जिन्हें हम A, B और C से हम अंकित कर सकते हैं। ये बात जानिए, 3 बिंदु जो किसी एक रेखा में ना हो, इन्हें हम क्रमशः A, B, C से अंकित कर सकते हैं। इनके निर्देशांक उसी के हिसाब से पहला बिंदु है, इसलिए x1 और y1 आ जाता है। दूसरे बिंदु के लिए x2, y2, तीसरे बिंदु के लिए s3, y3। 3 बिंदु होगा, तीनों बिंदु के लिए निर्देशांक होगा। तो 3 बिंदु से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 बिंदु से, वैसे होता है वैसे होता मैं आपको बता दूँ भुजाओं से, लेकिन हाँ बिंदु से नहीं। 3 बिंदु के द्वारा रेखाओं से घिरी हुई त्रिभुज एक्चुअली क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई है। इसके लिए त्रिभुज, अगर मान लो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इंपॉर्टेंट चीज जो आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, 1/2 बड़ा कोष्ठक x1 y2 माइनस y3 प्लस s2 y3 माइनस y1 कोष्ठक प्लस यहाँ नीचे लिख रहा हूँ s3 y1 माइनस y। इस तरह से हमारा यह कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको इस सवाल में इसमें यही चीज़ निकालनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, या त्रिभुज का अगर कोई बिंदु अगर यहाँ पे वो अननोन कर दें, मान लो सपोज यहाँ पे बिंदु है 3, 4, 5, 6, 7 तरह दे दें, यहाँ A वो कर दें और फिर आपसे पूछें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा पहले। या फिर 3 बिंदु पूरी तरह से दिए हुए हों, तो ऐसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल और 3 दूनी 6, 3x के 3 y में से किसी एक बिंदु को अननोन कर दिया गया, A मान दिया गया, B मान दिया, तो मान निकालना। या अधिक तीनों रेखाएं 3 बिंदु से कोई भी रेखा संरेखी की बात आती है, तो बात आप समझ गए होंगे। मैं यहीं पर रोकता हूँ उसको, ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो सके। फिर मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूँगा। इसी का एक वैकल्पिक विधि भी कहलाती है। अगर वो क्वेश्चन याद नहीं करें तो उसके लिए क्या होता है, अगर हमारे इसको आंसर जो आपको ग्रुप पर दिखाई दे रहे हैं x1 x डैश y डैश, ये y की तरफ लेके चले, ऊपर y डैश लेके चले, आगे लेके चले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारे दोस्त में, अगर वैकल्पिक विधि सीखना चाहें तो उसके लिए सूत्र होता है x1 x2 x3 x1, y1 y2 y3 और y1। इसका यहाँ बना, इसका यहाँ बना, इसका यहाँ बना, 2 3। इसका क्या होगा सूत्र, एक बार जान लीजिए। आप अगर याद रखना चाहें तो इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए कैसे आप करते हैं, 1/2। आइए फोटो बताते हैं। जो आपको वैकल्पिक विधि में आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर आप याद ना कर सकें, हम अगर आप कंफ्यूजन हो तो x y y x y y x y y पहले जो विधि थी उसमें लिख सकते हैं। 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2। आपको बता दो, मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है x1 y1 मान x2 y या x2 y प्लस x2 y x2 y3 माइनस s3 y2। इसके बाद यहाँ लिखेगा आपको, यहाँ पर s3 y1
माइनस S1 बाई ये आपकी विधि कहलाती है जो आपको गोफर देगी। S1 बाई S1 S2 S3 S2 क्योंकि आपको होता है अगर हम बात करेंगे पूरे सर्कुलर तो यहाँ पे S1 होगा, यहाँ पे S2 होगा, यहाँ पे S3 होगा, तो यहाँ पे S1 बाई S2 S3 S3 के बाद S1 इस तरह इसका पूरा सर्कुलर जाकर X1 में समाप्त होगा। तो आप क्रम से साइड लिख दीजिए, उसी प्रकार से दूसरा क्रम साइड लिख दीजिए। अगर आप कंफ्यूजन हो बस 3 लगाते जाए जो दूसरा जो और तीसरा X1 का पहले X1 बाई 2 पहला X2 बाई 1 हटा देंगे, X2 बाई 3 करेंगे, S3 बाई 1 हटा देंगे, S3 बाई 1 करेंगे और S1 बाई 3 करेंगे। आपको दिखाई देगा इस तरह से आपको दो प्रकार कोई जो आप एक्सटेंशन करते हैं कैसे करते हैं आप देखिए। मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं कैसे बात करते हैं मैंने बताया था कि परिहार सूत्र में बता रखा था S बाई प्लस S बाई प्लस x बाई 1 2 3 एक के बाद आएगा 2 3 1 2 पहुँच गया, 2 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 1 2 मतलब कोई चीज़ की 1 2 3 तो पहले 1 2 3 अभी हो गया, 1 के बाद आएगा क्या आया 2 3 1 2 3 1 2 पहुँच गया, 2 के बाद आएगा 3 1 2 यहाँ पर 3 1 इस तरह कर सकते हैं। अब गुणा करेंगे x1 बाई अगर आप इसको आगे हल करते हैं क्या जाएगा x1 बाई 2 x1 बाई 3 x1 बाई 2 कहीं आपको x1 बाई 2 मिलेगा, x1 और बाई 2 मिलेगा, x1 और बाई 2 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इस तरह से आपको सवाल में आ जाएगा, मिलेगा आपको इस तरह से आपको सवाल को इस तरह से सवाल इसको पलट करके इसी रूप में आ जाएगा। तो आपको इस बात को समझ लें फिर जान लें कि किस तरह यहाँ मैच नहीं कर रहा, मैं चेक कर रहा हूँ x1 बाई 2 यहाँ बाई 2 S2 बाई 1 S2 बाई 1 S2 बाई 3 इस तरह सही है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन किया S1 बाई 2 S1 बाई 3 कितना है S1 बाई 3 माइनस का जाएगा, इसमें आगे पीछे आ सकता है आपको परेशानी। S2 बाई 3 S2 बाई 3 दिया गया प्लस S2 बाई 1 S2 बाई 1 यहाँ पे आपको नोटिस कर लीजिए S2 बाई 1 यहाँ इस तरह से आपको देखेंगे पूरे सवाल को हल करके पाएंगे कि माइनस की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी से एडजस्ट होती और प्लस की वैल्यू इसमें एडजस्ट होती। आप जो बात समझ गए होंगे कि वैकल्पिक विधि से निकाला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर आपकी मुख्य विधि से निकाला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दोनों एक ही होता है। आप चाहें इसको आगे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और करेंगे x3 बाई माइनस x3 बाई मैं अभी आपको स्पष्ट करूँ x1 बाई ये कट गया तो मुझे यहाँ मिल गया x1 बाई 3 x1 बाई 3 माइनस में अब आ जाएगी x2 बाई 3 में तो काट नहीं रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ मैच करके बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ माइनस का x2 बाई 1 x2 बाई 1 यहाँ पे मिल गया x3 बाई 1 यहाँ पे x3 बाई 2 x3 बाई 2 मतलब आपके माइनस के सभी वैल्यू आपको माइनस के स्थान पर मिले, आगे पीछे हो सकते थे और प्लस की वैल्यू के समस्त वैल्यू आपके कहाँ पे मिले प्लस के स्थान पर मिले, बस आगे पीछे हो सकते थे। आपको दोनों तरीके से हमने सवाल का कोई भी प्रश्न है जिसके त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाती है उसको निकाला समझा दिया जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे। अब आता है अगला टॉपिक जिसे कहते हैं संरेखी। आइए टॉपिक आ जाइए यही कहेंगे क्या है संरेखी क्या होता है। संरेखी मैंने बता रखा था साथ में रेखा अगर तीनों बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं कि उनसे त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज कब बनता है जब दिए गए तीनों बिंदु में से दो बिंदु एक लाइन यस ए बी के त्रिभुज है। लेकिन अगर इसी तरीके से ए वाला बिंदु जो आपको ए दिखाई देता है वो वहां से हट करके इस रेखा में ए पर आ जाए तीनों बिंदु कैसे हो जाए समृद्धि होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था ए बी सी अगर हम इसको ए सी कहते ए बी कहते ए और बी कहते और यहाँ पर क्या कहते हैं आपको पता 3 बिंदु दिए थे तो अभी मैं इसके पहले करा था विभाजन विधि में तो जो सी वाला बिंदु था उसको मैं बीच में मारा था। तो आगे क्यों मारा था क्योंकि सी बिंदु अगर ऊपर होता तो ऊपर से नीचे बीच में स्पेशल रेखा में आ जाएगा ए बी की रेखा मान करके सी को बीच में मानते थे। तो अगर तीनों संरेखी हो जाते तब क्या होगा संरेखी हो जाते
त्रिभुज में 1/2 x1 कोष्टक में यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लीजिए y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान किसके बराबर होता है? 0 के मान बराबर। अगर तीनों बिंदु समरेखी हैं या एक रेखा में, सबसे सरल तरीका ये होता किसी भी समरेखी, क्योंकि अगर बोर्ड पे आता है तो आप समरेखी सिद्ध करिए तो तीनों सूत्र लगा सकते हैं। कैसे? AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी। अगर इन तीनों के बीच की दूरी में से कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो कैसा होगा? समरेखी होगा। विभाजन सूत्र से बीच के बिंदु को मानकर AB सीधा मानेंगे, C को बीच में मानेंगे। अगर C की बिंदु x अक्ष से आया हुआ K का मान के अनुपात 1 मानेंगे, K का मान और y अक्ष से आया हुआ K का मान अगर बराबर होता है तो तीनों बिंदु हमारे कैसे? समरेखी। अब अगर स्थिति आता है तो उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। यहाँ 1/2 है, 2 का वहाँ साइड करेंगे 0 हो जाएगा तो क्या जाएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका मान अगर 0 के बराबर है तो यह तीनों बिंदु कैसे होंगे? समरेखी। सम माने 7, रेखी माने रेखा में, रेखा में 7 7 होना। अब आता बात आगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ गए, त्रिभुज की दो विधि समझ गए। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए माय डियर स्टूडेंट कोई भी विधि नहीं बनी है, ये मैं आपको बता दूं। पर्टिकुलर कोई विधि नहीं है, लेकिन आगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है आइए हम बात करते हैं। हम बात करते हैं हमारा चतुर्थांश है। चतुर्थांश में कोई भी आकृति का चतुर्भुज A B C, इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2, इसके निर्देशांक है x3 y3, इसके निर्देशांक है x4 और y। आप बताइए इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? चतुर्भुज का कोई सूत्र नहीं है। माय डियर स्टूडेंट किसी भी जगह एक लाइन आप बन जाते हैं, एक लाइन सीधी खींच दें तो ऐसे स्थिति में यह 2 त्रिभुज बन जाते हैं। एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज आप देखिए। पहला त्रिभुज ये कैसा है? दूसरा। पहले के मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता है, x1 2 आ गया है, x1 y1 y2 माइनस y2। इस तरह अभी हमने बता रहा था, 2 बार में प्रैक्टिस करा दी। ये बात जान लिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए कोई भी परमानेंट सूत्र नहीं है, लेकिन कहीं भी हम अपनी इच्छा से, आप चाहे ऐसे डाल दें, 2 ही रेखा लगेगी, या तो ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी, तो कहीं भी आप रेखा डाल दें तो रेखा डालने से वह चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभक्त हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है, जैसा कि मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ। इसके बाद त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे x1 y2 माइनस y3 के सूत्र से, इसका भी सूत्र का वही क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो उसका योग आ जाएगा उसी को उक्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कहते हैं। इस प्रकार से आज सवाल के इतने भी क्वेश्चन के हो गए, और अब आप नेक्स्ट चलेंगे कल से हम शुरू कराएंगे इसके प्रश्न की जो प्रश्नावली है, और इस तरह से शुरुआत होती है। माय डियर स्टूडेंट, इस यूट्यूब को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। बेहतर है कि आज मैं अपने जीवन के 44 साल पूरी करके कल से मैं 45वें साल में लगने वाला हूँ, तो आपके द्वारा चाहे मुझे कहें या मेरे द्वारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।